लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 6 शैक्षिक प्रबंधन, जिसमें आगे हमको पढ़ना है कक्षी प्रबंधन की नीतियां। कक्षी प्रबंधन में निम्नलिखित नीतियों के प्रयोग के द्वारा हम कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से कक्षा को मुक्त रख सकते हैं। तो वह कौन सी नीतियां हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, उसे हम क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। सबसे पहले है लय। कक्षा में प्रत्येक क्रिया में लय होना चाहिए, अर्थात वह व्यवस्थित होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए। शिक्षक को किन किन कार्यों को किस प्रकार से करना है, विद्यालय में कौन से कार्यक्रम किस प्रकार से आयोजित होने चाहिए, यह छात्रों को पहले से अवगत करा देना चाहिए, जिससे छात्र पहले से तैयार रहें, उनके मन में आने वाले समय के लिए कोई डर न रहे। जब सभी क्रियाएं व्यवस्थित रूप से छात्रों को पता होंगी क्रमबद्ध रूप से, तो बालक लयबद्ध अध्ययन भी करेंगे। जो भी कठिनाइयां होंगी उनको क्रमबद्ध रूप से समाधान भी होगा और शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकेगी। इसके बाद है स्वस्थ परंपराएं। कक्षी प्रबंधन में अध्यापकों का यह कर्तव्य है कि कक्षा में स्वस्थ परंपराओं का पालन कराएं, जैसे अध्यापकों और जो भी अभिभावक हैं, छात्र उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, क्लास में अनुशासन बनाए रखें, अब आपस में सहयोग की भावना विकसित करें। इस प्रकार से स्वस्थ परंपराओं के द्वारा एक अच्छे माहौल का विकास किया जा सकता है। इसके बाद है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक के व्यवहार की बात करें तो अध्यापक का व्यवहार छात्रों के प्रति उदार होना चाहिए। वह छात्रों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, उनसे स्नेह करे और उनसे मित्रवत और पुत्रवत व्यवहार करे। जब भी छात्रों को विभिन्न प्रकार से कठिनाइयां आती हैं तो वह उनकी समस्याओं का समाधान करे। शिक्षक का धैर्यवान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं को सुन सके और उनका निदान करे। इसके बाद है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का सीखने में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभिप्रेरणा के माध्यम से ही हम अधिगम स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले देखेंगे लक्ष्य, आदर्श एवं उद्देश्य पूर्ण प्रयास। लक्ष्य, आदर्श एवं उद्देश्य पूर्ण प्रयास से आशय है कि शिक्षक को सदैव लक्ष्य और आदर्श एवं उद्देश्य पूर्ण प्रयास करना चाहिए। छात्रों को अपने लक्ष्य एवं आदर्श पता होने चाहिए, ताकि छात्र उनको ध्यान में रखकर अध्ययन करें और अपने जो लक्ष्य हैं, जो आदर्श हैं, उनको प्राप्त कर सके। इस प्रकार से वह मोटिवेट होते हैं। इसके बाद है परिणामों अथवा प्रगति का ज्ञान। छात्रों को सदैव उनके परिणामों और प्रगति का ज्ञान कराते रहना चाहिए, जिससे छात्र प्रोत्साहित होते हैं और अपने परिणामों और प्रगति के स्तर को ध्यान में रखते हुए वह आगे बढ़ते हैं, अधिगम स्तर को बढ़ाते हैं। इसके बाद है पुरस्कार व दंड का प्रयोग। समय समय पर छात्रों को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग भी करना चाहिए। पुरस्कार के रूप में छात्रों को शाब्दिक, अशाब्दिक दोनों प्रकार के पुरस्कारों से प्रोत्साहित करना चाहिए। समय समय पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को आयोजित करने के बाद उनको पुरस्कृत करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को दंडित भी किया जाना चाहिए, किंतु वह दंड प्रक्रिया अमनोवैज्ञानिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है सक्रिय सहभागिता। जब छात्रों को सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो छात्र बहुत ही प्रेरित होते हैं, क्योंकि जब वह किसी भी क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से सहभाग करते हैं तो वह अपने कार्य के परिणाम के प्रति बहुत ही सजग होते हैं और बड़े ही उत्साहपूर्वक कार्य का निष्पादन करते हैं। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा का प्रयोग। कक्षा में सदैव प्रतिस्पर्धा का प्रयोग करना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण छात्र सीखने के लिए मोटिवेट होते हैं और वह अधिक से अधिक प्रयास करते हैं सीखने में। और लास्ट में है सहयोग। अभिप्रेरणा में सहयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। छात्रों को शिक्षक को पाठ के विकास में छात्रों का वह सहयोग लेना चाहिए, जिससे छात्र
प्रोत्साहित होते हैं और बढ़ चढ़कर पाठ के विकास में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद है विद्यार्थियों की सहभागिता। कक्षा में या विभिन्न क्रियाकलापों में, विद्यालय में होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब विद्यार्थियों की सहभागिता ली जाती है किसी भी कार्य में तो वह बढ़ चढ़कर अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं और उनके सुझावों का चयन होने पर वो बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं। इसके बाद है पाठ, इसमें देखेंगे हम पाठ का विकास। पाठ के विकास में विद्यार्थियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शिक्षक का भी यह कर्तव्य है कि वह छात्रों से पाठ के विकास में, चाहे वह सामग्री चयन हो, चाहे शिक्षण सामग्रियों के चयन है, उनमें उनका महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिनिधित्व कराना चाहिए। इसके बाद क्रिया विधि। प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक शिक्षण कार्य में या कक्षा कक्षी प्रबंधन में क्रिया विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि आदि का प्रयोग करते हुए हम इसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। और इसमें लास्ट है स्कूल प्रबंधन में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व। स्कूल प्रबंधन में भी विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व शामिल करना चाहिए। विद्यार्थियों को समय समय पर विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इस प्रकार से कक्षी प्रबंधन की जो नीतियां हैं वह ऐसी स्थिति में पहुंचती हैं कि विद्यालय की जो व्यवस्था होती है, जो माहौल होता है, वह अच्छा बना रहता है। अब हम देखेंगे कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। वह कौन से कारक हैं जो कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवस्थाएं। जो कक्षा कक्ष की प्रबंधन की अवस्थाएं हैं, जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, इसके अंतर्गत प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, पूर्व माध्यमिक आदि स्तर की जो कक्षाएं हैं उनके प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद है शिक्षण अधिगम के उद्देश्य। प्रत्येक विद्यालय या प्रत्येक स्तर पर जो है शिक्षण अधिगम के उद्देश्य हैं वह पहले से ही पूर्व नियोजित होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक को और विद्यालय प्रबंधन को सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। इसके बाद है शिक्षण की रीतियां। जो शिक्षण की रीतियां हैं अर्थात वह विधियां जिनके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम को स्तर को ऊंचा उठाते हैं, उसके लिए सदैव ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षण रीतियां हैं मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, जिनके माध्यम से छात्र अधिक से अधिक सीख सके। साथ ही वह प्रयोगात्मक विधियों का, अधिक से अधिक क्रिया विधियों का प्रयोग करें। इसके बाद शिक्षण की परिस्थितियां। शिक्षण की परिस्थितियों से आशय है कि शिक्षण की परिस्थितियां सदैव छात्र के लिए अनुकूल होनी चाहिए। यदि वह अनुकूल परिस्थितियों में शिक्षण करेगा तो उसका जो अधिगम होगा वह अच्छा होगा। इसके बाद शिक्षण की व्यवस्था। शिक्षण की व्यवस्था से आशय है कि कक्षा में जो शिक्षण की व्यवस्था की गई है वह पर्याप्त है या नहीं। जब तक शिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं की जाएगी तब तक शिक्षण अधिगम स्तर को उठाना या अधिगम स्तर को ऊपर उठाना कठिन होगा। अब हम देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन से आशय है कि जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं वो प्रबंधन कैसे किया जाए। तो उसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है शिक्षक को भाषा शिक्षण हेतु छोटी छोटी कविताएं एवं कहानियों की रचना स्वयं करना चाहिए। इससे हम सामग्री का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा है भिन्न भिन्न विषयों हेतु भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका संकलन किया जाना चाहिए। इसके बाद है नंबर 3 शब्द भंडार वृद्धि के लिए मॉडल, शब्द कार्ड, वर्ड कार्ड आदि वस्तुओं के चित्र बनाए जा सकते हैं, उनको संग्रहित किया जा सकता है और समय समय पर छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चलचित्र के माध्यम से भी अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि छात्र किसी भी देखी गई वस्तु से 70 से 85% तक अधिक सीखता है। इसके बाद है शिक्षक मिट्टी से फल, वर्ण, मॉडल बनाकर उसे रंगों से रंगवा सकते हैं। मिट्टी से फल, वर्ण, मॉडल बनाकर रंगों से उसे सुंदर आकार देने के बाद शिक्षक उनका प्रयोग शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। इससे कम लागत में अधिक से अधिक सामग्रियां बनाई जा सकती हैं। इसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग एवं रखरखाव। किस प्रकार से शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए और रखरखाव किया जाए। इसमें सबसे पहला है नंबर 1
कक्षा में बच्चों के उपयोग में सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी सामग्री छात्रों को चाहिए वह कक्षा में उपलब्ध होनी चाहिए, अर्थात जो भी सामग्रियां हैं यदि वह समय पर उपलब्ध नहीं होंगी तो छात्रों का अधिगम स्तर अच्छा नहीं होगा। इसके बाद है कक्षा में पाठ्य योजना के अनुरूप शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब भी शिक्षक कक्षा में शिक्षण हेतु प्रस्तुत हो तो वहां पर पाठ्य योजना प्रारंभ करने से पहले पाठ्य योजना के अनुरूप जो भी शिक्षण सामग्री हो पहले से उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद है कालांश शुरू होने से पूर्व सामग्री एकत्र कर लेना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि कालांश शुरू होने से पहले ही वह उपयुक्त शिक्षण सामग्री को एकत्र कर ले। इसके बाद शिक्षण सामग्री बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। हम किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, किस विषय को पढ़ा रहे हैं, शिक्षण सामग्री उसके अनुरूप होनी चाहिए। इसके बाद है अधिगम के स्रोत के रूप में कक्षा के अंदर और बाहर की सामग्री उपयोग करना चाहिए। अधिगम स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमको कक्षा के अंदर जैसे दीवार के रंग, दीवारों पर की गई चित्रकारी, इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही कक्षा के बाहर जैसे बाग बगीचे, जो भी उपवन है या विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं जो हम विद्यालय के बाहर देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, उनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर से आशय है सीखने का कोना, अर्थात विद्यालय का वह स्थान जहां पर छात्र आराम से बैठकर व्यवस्थित रूप से सीख सकते हैं। अर्थात विद्यालय में वह स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया गया हो, जिसको छात्र ऑब्जर्व कर सके, निरीक्षण कर सके, अन्वेषण कर सके और आवश्यकता पड़ने पर वह उन वस्तुओं का परीक्षण भी कर सके। इस प्रकार से लर्निंग कॉर्नर वह स्थान है जो छात्रों को सीखने में मदद करता है। इसके बाद है पुस्तकालय प्रबंधन। पुस्तकालय प्रबंधन का विद्यालय में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पुस्तकालय प्रबंधन के द्वारा ही हम इस अधिगम स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। किस प्रकार से हम इसे करेंगे? सबसे पहला है पूर्णकालीन एवं पूर्ण प्रशिक्षित पुस्तकालय की व्यवस्था, पुस्तकालय अध्यक्ष की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे वह पुस्तकालय व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर सके। इसके बाद है पुस्तकालय शांत, सुसज्जित एवं आरामदेह होना चाहिए। तीसरा है पुस्तकालय में प्रकाश एवं वायु का संचरण उचित होना चाहिए, अर्थात वहां पर किसी प्रकार का सफोकेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद है समय सारणी में पुस्तकालय में अध्ययन हेतु समय अवश्य होना चाहिए, ताकि छात्र बीच के समय में पुस्तकालय में जाके अध्ययन कर सकें। इसके बाद है पुस्तकालय की विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकें प्रतिदिन व्यवस्थित ढंग से अलमारियों में लगा देनी चाहिए, ताकि पुस्तकें सुरक्षित रहें और उनका सही रखरखाव हो सके। इसके बाद है पाठ्य पुस्तकें। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी मिलकर अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करते हैं। उनका विकास वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमारे देश में आज प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक आदि की सभी पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। पुस्तकों में वही सामग्री प्रस्तुत की जाती है जिससे बालक का चारित्रिक, बौद्धिक और सामाजिक नैतिक विकास हो सके। इसके बाद कार्य पुस्तिकाएं। कार्य पुस्तिकाओं से आशय है कि बालक के अधिगम स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आज हम कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग करते हैं। इससे बालक लिखने, पढ़ने और क्रियाकलाप में अधिक रुचि व्यक्त करते हैं। आज प्राथमिक कक्षाओं एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए भाषा एवं गणित के क्षेत्र में कार्य पुस्तिकाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद शिक्षक संदर्शिकाएं। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार से बालकों को पढ़ाया जाए, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण हो, कौन सी शिक्षण सामग्री से प्रस्तुत की जानी चाहिए, कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, इन सबको ध्यान में रखकर शिक्षक संदर्शिकाएं का विकास किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षक लाभान्वित होते हैं और कक्षा में उसको पढ़ाने में उनको सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद है शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन। प्रत्येक विद्यालय में शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें एक शब्द के विभिन्न भाषाओं में क्या क्या शब्द हो सकते हैं, क्या क्या उच्चारण हो सकते हैं, वह चित्रों के माध्यम से और मॉडल के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकते हैं। इसके माध्यम से छात्र अपने शब्दकोश को बढ़ाता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और उन वस्तुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। धन्यवाद।